क्लास में हम लोग कैपिलरी एक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने हाइट ऑफ एसेंट पढ़ा था। हाइट ऑफ एसेंट इन केस ऑफ कैपिलरी ट्यूब क्या है? H is equal to 2t cos theta c divided by r rho g। ओके, H यहाँ पे हाइट ऑफ एसेंट और t क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। थीटा c क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट विद द कैपिलरी ट्यूब। एंड r क्या है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एंड g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ये पढ़ा था हमने। फिर हमने पूरे सेटअप को कहां पे रखा? लेफ्ट में। लेफ्ट में रखने के बाद हमने 3 केसेस देखे थे, ठीक है, ओके, 3 केसेस देखे थे। पहला केस क्या था? अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव जो हाइट ऑफ एसेट था, है ना, तो क्या आता? उस केस में जी इफेक्टिव जी प्लस ए। ओके, जब लिफ्ट किधर जा रहा है? अब जैसे पूरा सेटअप मैंने कहां पर रख दिया, मान लो लिफ्ट है, ओके, इस लिफ्ट में पूरे सेटअप को रख दिया, ओके, और इसमें ये कैपिलरी ट्यूब है। अगर मैं लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रहा था तो जो इसमें लिक्विड राइज हुआ है उसका हाइट कितना आएगा? वो क्या आया था अपना? h बराबर 2t cos थीटा c डिवाइडेड बाय r रो g इफेक्टिव। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था तो g इफेक्टिव क्या था? g प्लस a। जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा था एक्सेलरेशन a से तो g इफेक्टिव g माइनस a। इन केस ऑफ फ्री फॉल के केस में g इफेक्टिव क्या आएगा? g इफेक्टिव अपना आ गया तो 0। तो g इफेक्टिव 0 तो सर क्या हाइट ऑफ एसेट इनफाइनाइट होगा? मैंने बोला था नहीं, बिल्कुल कैपिलरी ट्यूब में टॉप सरफेस तक राइज हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद हमने बोला था नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगर कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट है वो इनसफिशिएंट है, मान लो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और हाइट ऑफ एसेट आए 20 सेंटीमीटर और आपने जो कैपिलरी ट्यूब लिया था वो बाहर जो उसकी हाइट है लिक्विड सरफेस से बाहर जो हाइट है कैपिलरी ट्यूब की वो मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो मैंने बोला था क्या होगा? तो आप लोगों ने बोला था ओवरफ्लो करने लगेगा। मैंने बोला नहीं, ओवरफ्लो वो नहीं करता है। जब टॉप सरफेस पे पहुंचेगा लिक्विड तो अपने मेनिस्कस की रेडियस को कुछ इस तरीके से चेंज करेगा ताकि हाइट और रेडियस का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट h into r। h into r क्या है? कांस्टेंट। समझ में? तो आज उसी केस को हम देखने जा रहे हैं। फिर इसके बाद कुछ शॉर्टकट्स आपको सिखाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ओके। आई होप बातें समझ में आ रही। ओके, चलो तो चलिए करते हैं। तो कुछ देर तक बैठे रहिए, रूम भी ठंडा हो जाएगा। समटाइम्स क्वेश्चन में जो कैपिलरी ट्यूब देता है उसकी हाइट क्या होती है? इफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ insufficient height is used, then ठीक है, अगर मान लो हम इनसफिशिएंट हाइट की कैपिलरी ट्यूब को यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि बीकर, मान लो ये बीकर, इसमें आपने वाटर फिल किया, बातें नहीं बिल्कुल भी, इसमें आपने कैपिलरी ट्यूब को रखा, मान लो इस कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है वो r दी गई है और इसमें जो लिक्विड राइज हो रहा है मान लो जो टॉप सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, उससे जो हाइट ऑफ द ट्यूब है, टॉप सरफेस से जो जो ट्यूब का बिल्कुल टॉप है उसकी हाइट कितनी दी गई है? h। वाटर सरफेस से ट्यूब का जो टॉप सरफेस है उसकी हाइट मान लो हमने क्या ली है? कैपिटल h। अब आपको पता है हाइट ऑफ एसेंट, हाइट ऑफ एसेंट, अब जरूर नहीं कि सर एसेंट भी फॉल भी होता है, ठीक है, अगर आपने मरकरी ले लिया तो फॉल होता है, ठीक है, उस केस में तो जरूर नहीं कि लिक्विड राइज ही करेगा, ठीक है। अब मान लो इसमें लिक्विड राइज करता चले, ठीक, आपने कैलकुलेट किया हाइट ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या था? 2t
cos थीटा c डिवाइडेड बाय r रो g। मरीम r क्या है? कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द ये लिक्विड, ओके। और t क्या है? सरफेस टेंशन। और थीटा c क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट विद द कैपिलरी ट्यूब। अब इसमें जो राइज कर रहा था वाटर, इसमें जो वाटर राइज कर रहा था इसमें, ठीक है, वो लिक्विड ट्यूब के वॉल से कितना एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोलते थे? कांटेक्ट एंगल। और कैसे मेजर करते थे? जिस सरफेस से कांटेक्ट में है लिक्विड उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे, लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे, और लिक्विड के अंदर वाला जो एंगल होता था वो मेजर करते थे। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री तो क्या करेगा? सरफेस को गीला करने की टेंडेंसी रखता है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है तो कुछ कह नहीं सकते। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वेट करने की टेंडेंसी उसकी नहीं होती थी, ठीक है। अब मान लो आपने यहां से हाइट ऑफ एसेंट कैलकुलेट किया 2t cos थीटा c अपॉन में r रो g से, तो जो हाइट ऑफ एसेंट मान लो जो h था, हाइट ऑफ एसेंट, अगर कैपिलरी ट्यूब, देखो वाटर सरफेस से बाहर कितनी हाइट तक है? कैपिटल एच। अगर हाइट ऑफ एसेंट, इफ हाइट ऑफ एसेंट इज ग्रेटर देन कैपिटल एच, मतलब क्या सर? कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट का हाइट का हो गया क्या? मान लो एच की वैल्यू हमने ले रखी है 15 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ एसेंट आ गई 20 सेंटीमीटर, तो जो हमने कैपिलरी ट्यूब लिया था क्या वो इनसफिशिएंट की हाइट की होगी क्या? क्या वाटर ओवरफ्लो करेगा क्या? नहीं, वाटर ओवरफ्लो नहीं करेगा। क्योंकि राइज क्यों हो रहा है? देखो कई बार बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है सर 20 सेंटीमीटर तक राइज होना है, 15 सेंटीमीटर तक तो अपने पास ट्यूब ही है, इसका मतलब ओवरफ्लो करेगा। ऐसा नहीं होता है। राइज क्यों हो रहा है? राइज ही क्यों हुआ? ट्यूब की वजह से हुआ ना, सरफेस टेंशन। जब ट्यूब ही नहीं बचा तो राइज कहां से होगा? समझ में आ रहा है? जब ट्यूब ही नहीं बचा, 15 सेंटीमीटर के बाद अपने पास ट्यूब नहीं है तो कोई सरफेस टेंशन अपने पास बचा नहीं, तो राइज कैसे होगा? समझ में आई? मतलब टॉप सरफेस से बिल्कुल राइज हो जाएगा। और जो लिक्विड का मेनिस्कस है, जो लिक्विड का जो सर्फ ये मेनिस्कस है, वो कुछ इस तरीके से अपने आप को चेंज करेगा ताकि हाइट और रेडियस का प्रोडक्ट क्या रहे? कांस्टेंट रहे। समझ में आई बात? ओके, समझ में आई बात? कहां तक राइज करना है? टॉप सरफेस, ठीक है सर। हाइट ऑफ एसेंट ग्रेटर देन हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब आ गया, मतलब सर कैपिलरी ट्यूब की हाइट तो इनसफिशिएंट हुई, इसका मतलब वो फ्लो करेगा नहीं, है ना? आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन, तो यहाँ पे नोट ऐसे लिख लेना, वाटर या लिक्विड, लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो, ठीक है, लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों सर? रीजन क्या है इसका? रीजन अगर मैं बोलूं है ना, लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो बिकॉज लिक्विड राइज क्यों रहा है ना? बिकॉज लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, because liquid in the capillary tube rising due to surface tension, because liquid in capillary tube rising due to surface tension. If there is no tube, there is no surface tension, there is no surface tension, there is no rise. तो बिल्कुल टॉप सरफेस तक राइज होकर रुक जाएगा, ठीक है, ओके। बिकॉज लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब राइजिंग ड्यू टू surface tension, since surface tension, since there is no surface tension in the absence of tube, in the absence of tube, hence liquid will rise in the tube till the top, and meniscus meniscus radius and meniscus radius will become such that
प्रोडक्ट ऑफ हाइट इनटू आर सच दैट h इनटू r इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ठीक है, ये है प्रॉपर रीजन। ओके, कोई पूछेगा वाटर क्यों ओवरफ्लो नहीं हुआ जबकि सफिशिएंट हाइट थी? सर लिक्विड राइज क्यों हो रहा है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। जो कैपिलरी ट्यूब है लिक्विड है, लिक्विड के बीच में और कैपिलरी ट्यूब के बीच में क्या लगा है? सरफेस टेंशन फोर्स। ड्यू टू दैट सरफेस टेंशन फोर्स वो राइज हो रहा था। जब ट्यूब ही नहीं, सरफेस टेंशन फोर्स नहीं, सरफेस टेंशन फोर्स नहीं तो राइज नहीं। सुन मेरी बात। ओके, और जब सरफेस टेंशन फोर्स ही नहीं हुआ तो राइज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या होता है सर? तो लिक्विड कब तक राइज होगा? जब तक सरफेस टेंशन मिल रहा है, और सरफेस टेंशन कब मिल रहा है? बिल्कुल टॉप तक, यहां तक बिल्कुल राइज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। और जो मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड है वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेगा, वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेगा या सेट करेगा या कुछ इस तरीके से हो जाएगा ताकि हाइट और रेडियस का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। समझ में बात? क्यों? देखो h बराबर 2t cos थीटा c अपॉन r रो जी। ठीक है, तो h इनटू r बराबर क्या लिख सकते हो? 2t cos थीटा c बाई रो जी। ये पूरा पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट है भाई साहब। फॉर ए गिवन लिक्विड उसकी डेंसिटी कांस्टेंट कर दी, उसका सरफेस टेंशन कांस्टेंट कर दिया, कांटेक्ट एंगल कांस्टेंट कर दिया, तो पूरा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कब तक राइज हो? कुछ तो मेनिस्कस की जो रेडियस है वो कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेगा ताकि h इनटू r क्या हो जाए? कांस्टेंट। समझेगा? तो यहाँ पे h की जगह पे क्या पुट करेंगे? h की जगह क्या पुट करेंगे? कैपिटल h। क्या पुट करेंगे? कैपिटल h। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसेंट कहां तक हुआ? कैपिटल H तक। तो इसके लिए क्या लिखोगे सर? h इंटू आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या होगा सर? कैपिटल H इंटू आर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इसका मतलब ये जनरलाइज फॉर्म है। कितना एसेंट ओपनिंग नहीं पता, हमने बोला एसेंट तो पूरा कैपिटल H तक हुआ, तो h इंटू आर क्या हो गया? कांस्टेंट। समझेगा? चल, तो अब एक केस और होता है। अब मान लो कोई पर्टिकुलर कैपिलरी ट्यूब लिया, तो पूछता उसमें कितना मास वाटर राइज हुआ। जो वाटर राइज हुआ उसका कितना मास है? क्या मैं कैपिलरी ट्यूब को चेंज करता जाऊंगा रेडियस, तो क्या मास जो राइज हो रहा है वो चेंज होता जाएगा क्या? तो देख लेते हैं। ठीक है, चलो। मास ऑफ लिक्विड, हाँ भाई चल गया क्या? जाने दो, छोड़ो। मास ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, इन कैपिलरी ट्यूब, मास ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। मान लो एक अपने बीकर लिया, उस बीकर में आपने लिक्विड को फिल कर दिया और उसमें कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया आपने। ठीक है, तो इस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज हुआ, उस राइज लिक्विड का मास कितना है वो बताना है अपने को। ठीक है, ओके। मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ? आर। जिसका रेडियस क्या दिया अपने को? आर। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मान लो इसमें जो लिक्विड राइज हुआ उसका मास बताना है। दिस इज द मेनिस्कस। तो आप लोगों को पढ़ाया था कब तक लिक्विड राइज होगा? जब तक कि लिक्विड का वेट सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर ना हो जाए। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? सरफेस टेंशन फोर्स कितना? 2t, नहीं नहीं, t इंटू 2 पाई r इंटू कॉस थीटा c। t इंटू l सरफेस टेंशन फोर्स और उसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आता था ना, ये एंगल निकालते थे हम लोग, ये थीटा c। ओके, तो t इंटू 2 पाई r cos थीटा c बराबर mg। ओके, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। समझ में? कितना मास राइज होगा?
वो यहां से निकालेंगे। ओके, m बराबर 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा सी बाई जी, ये तो आएगा m बराबर 2 पाई t इंटू कॉस थीटा सी डिवाइडेड बाई जी। ओके, 2 पाई r इंटू टी, ओके 2 पाई r इंटू टी। तो यहां से क्या निकल गया सर, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सर फॉर ए गिवन लिक्विड जी टी सी थीटा सी ये सब कांस्टेंट है क्या, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो जो मास राइज हुआ कैपिलरी ट्यूब में वो रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इधर ध्यान दो, ठीक है, जितना ज्यादा रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब उतना ज्यादा मास, ठीक है। ये आर ज्यादा तो मास भी ज्यादा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, बात सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर मान लो हमने एक ट्यूब लिया जिसका रेडियस है 8 और एक दूसरा ट्यूब लिया जिसका रेडियस है 3r, तो मास किसमें ज्यादा राइज होगा, 3r वाले में। ओके, अगर मैं यहां पे दिखाऊं, मान लो बीकर ले, बातें बिल्कुल भी नहीं, सेंसिटिव टॉपिक है और आप लोग मजे ले रहे हो, ठीक है ना, जब एग्जाम आएगा तो फिर ये तुम्हारे मजे लेगा। ओके, तो इसलिए अभी ध्यान दे लो। तो मान लो इसमें आपने लिक्विड को फिल कर दिया, मान लो फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस। अब इसमें आपने कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है, नींद आ रही, जागते रहो, ठीक है। चलो अब आपने इसमें कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया, सर एसी चलती तो फिर नींद आने लगती, इधर ध्यान दो। अब मान लो आपने एक कैपिलरी ट्यूब लिया, ओके, जिसकी रेडियस क्या हमने दे रखी है, आर। ओके, एक कैपिलरी ट्यूब आपने और लिया, जिसकी रेडियस क्या है 3r। चलो हमने बोल दिया इसकी रेडियस हमने कहा भाई 3r है। तो आपको बताना है कौन से कैपिलरी ट्यूब में ज्यादा मास होगा, या कौन से मास ऑफ द लिक्विड रोज इन द कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज हुआ, इस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज हुआ, किसका मास ज्यादा, ये बताना, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तो सभी लोग इधर ध्यान देंगे। सर सिंस आप लोगों ने बताया था m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मान लो फर्स्ट केस में जो मास राइज हुआ वो ma है, ठीक है, m मास राइज हुआ, तो इसमें कितना मास राइज होगा, मान लो इसमें m डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3r। सर इसमें जो मास राइज हुआ वो m है, तो इसमें जो मास राइज हुआ कितना होगा, 3 गुना 3m, ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या है भाई 3 गुना। मैंने बोला था ना रेडियस ज्यादा तो मास ज्यादा। सर यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब की रेडियस 3 गुना हो गई, तो जब कैपिलरी ट्यूब में जो मास राइज होगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुना। समझ में आई बात, हाँ। सर के ऊपर जा रहा है क्या ऑप्शन, नहीं समझ आ रहा है, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा। चलो मान लो इसमें जो राइज हुआ लिक्विड इसका मास है और इसमें मान लो h हाइट तक। अब सिंस हाइट ऑफ एसेंट क्या होता है जल्दी से बताओ, इसमें जो लिक्विड मास मान लो राइज हुआ, मान लो फर्स्ट केस में m हुआ, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा 3m, क्योंकि रेडियस 3 गुना हो गया। इसमें कुछ समझाने की जरूरत है ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे r क्या है, लिख लो, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। वैसे आप सबको ये सब दिखाया गया है, बातें मत करो, आप लोग क्या कर रहे हो,
पेन गिरा रहे हो, बैग गिरा रहे हो, कभी खुद ही गिर जा रहे हो। शांति से बैठो आप लोग। एम क्या है? मास ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब, इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, बात समझ आ रही है? सर कितनी हाइट तक राइज होगा इसमें बताओ, कितनी हाइट तक राइज होगा? सर हाइट ऑफ एसेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में आर। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा उसका हाइट ऑफ एसेंट कम। यहां पे आर है, मान लो फर्स्ट केस में, इन केस ऑफ फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस में हाइट ऑफ एसेंट h है, तो सेकंड केस में हाइट ऑफ एसेंट क्या होगा? h/3। क्या हो जाएगा? h/3, क्योंकि रेडियस 3 गुना तो हाइट ऑफ एसेंट 1/3। क्यों सर? क्योंकि h इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है। अगर आपने रेडियस 3 गुना किया तो हाइट को 1/3 करना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट आएगा। बात समझ आ रही है? ये कैसे लिखते रहो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, क्या कर रहे हो सर? जितना इसमें राइज होगा, मान लो इसमें राइज हुआ h, तो इसमें कितना राइज होगा? h/3। ओके, इसमें कितना राइज होगा? h/3। जाहिर समझ में आ रहा है ये? हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हो। ओके चलिए, सबको समझने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको फिर भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फर्स्ट केस में जो मान लो हाइट ऑफ एसेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। सेकंड केस में सर हाइट ऑफ एसेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? h1 अपॉन में h2 बराबर r2 अपॉन में r1। अब मान लो फर्स्ट केस में HA लिया, सेकंड केस में HB लिया। फर्स्ट केस में रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब R था, सॉरी R था, और सेकंड केस में 3R था। R से R कैंसिल, तो HB कितना आएगा? HB बराबर HA अपॉन में 3। यही तो आएगा यहाँ से। अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो HB बराबर HA अपॉन में 3। अब तुम खुद बताओ, मैंने बोल दिया मान लो हाइट ऑफ एसेंट की फर्स्ट केस क्या है? h, तो सेकंड केस में क्या होगा? h/3, h का 1/3। ओके ठीक है ना? वहां समझ में आ रही बात? दिखाई दे रहा वहां से? चलो कोई बात नहीं, h अपॉन में 3 आ गया। ओके सर पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा ये बताओ। दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी का कंपैरिजन करो। मुस्फिरा बताओ पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा? सर इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है जल्दी से बताओ। इस केस में U बराबर mgh। फर्स्ट केस में कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज किया उसका हाइट क्या है? h, और जो मास है उसका मास क्या है? m। ठीक है, जो लिक्विड राइज किया उसका मास क्या है? m। तो पोटेंशियल एनर्जी जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज हो उसको क्या लिखोगे? mgh। ये फर्स्ट केस में होगा। ठीक है, फर्स्ट केस में। ओके फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में अगर मैं लिखना चाहूं, सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या आएगा? mgh। मास कितना राइज हुआ यहाँ पे? 3m। g और हाइट ऑफ एसेंट ऑफ लिक्विड क्या है? h/3। 3 से 3 क्या आया? mg। कमाल हो गया सर। दोनों ही केस में जो लिक्विड राइज हुआ कैपिलरी ट्यूब में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? सेम सेम। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट केस बराबर पोटेंशियल एनर्जी इन द सेकंड केस। ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो आप लोगों ने देखा सर मास, पहली तो मास वाली बात हो गई सर, ये यहां तक मास वाली बात हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हाइट, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना आप लोग, है ना? सेक्शन बना बना के लिखना। फर्स्ट सेक्शन ये होगा, सेकंड सेक्शन ये होगा, थर्ड सेक्शन में क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखो, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही केस में क्या आ रही है? सेम सेम। समझ में आई बात?
चलो नोट डाउन करो फटाफट, ऐसे आपको पूरा सेपरेट करके लिखना। ओके, ये तो बस आपको समझाने के लिए बताएं, वैसे लिख तो ये भी सकते हो तुम। चलो लिखो, हाइट ऑफ एसेंट इन कैपिलरी ट्यूब फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि क्रॉस सेक्शन एक सर्कल ही हो, ठीक है, एक पाइप ही हो। ठीक है, कई पाइप ऐसे आते हैं जिनका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है। ओके, तो उन सभी केसेस के लिए हम लोग हाइट ऑफ एसेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका बीकर है और ये आपका लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या है, लिक्विड जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। अब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के आपने कैपिलरी ट्यूब ली। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ एसेंट बोले तो h इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ फॉर ए डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लो एक पाइप हो गया, पाइप लेके आओ, उसको सामने से कट करो तो सामने से तुम्हें कैसा दिखेगा, सर्कुलर। एक स्क्वायर पाइप लेके आओ, ठीक है, उसको ऐसे कट करो तो कैसा दिखेगा आपको, स्क्वायर। एक ट्रायंगुलर पाइप लेके आओ, उसको सामने से कट करोगे तो उसको क्या दिखेगा आपको, ट्रायंगल जैसा दिखेगा। ठीक है, ओके, बात समझ में। यहाँ पे देख लेते हैं। और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन आपको दी गई। ठीक है, अब मान लो इसमें जो लिक्विड राइज हुआ, इसकी जो रेडियस है वो दिया हुआ है आपको ए। ठीक है, मान लो इसकी जो रेडियस है वो ए दी गई। इस ये जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, इसके सारे साइड्स इक्वल लेंथ के। ठीक है, और ये जो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इसके भी सारे साइड्स की लेंथ इक्वल है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें जो लिक्विड राइज हुआ, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, तीन डिफरेंट, अपन लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ सिंपल सिलिंड्रिकल ट्यूब के लिए। ठीक है, ट्यूब के लिए पढ़ा, तो ट्यूब बोले तो सिलिंड्रिकल शेप में होगा जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर। अब यहाँ पे जो ट्यूब लिया गया, अब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की ट्यूब लिया, तो उन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब में जो हाइट ऑफ एसेंट है उसका क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। ठीक, चलो अब मान लो इसमें वाटर राइज किया, ठीक, लिक्विड राइज किया, इसका मेनिस्कस कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका मेनिस्कस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, हाइट ऑफ एसेंट। ठीक, इसमें सर इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा हो। चलो ओके, अब इसमें जो लिक्विड राइज किया, ठीक है, नो डाउट इसमें भी सर लिक्विड का राइज हो। कुछ इस तरीके से इसमें आपको लिक्विड राइज हुआ दिखेगा। ठीक है, ओके, चलो, और इसमें जो लिक्विड राइज होगा, इसमें आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ओके, कुछ इस तरीके से राइज हुआ दिखाई देगा। ओके, तो कितना राइज हुआ ये अपने को बताना। मान लो फर्स्ट केस में हाइट ऑफ एसेंट ये सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे हाइट ऑफ एसेंट मान लो ये है, और ये मान लो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए हाइट ऑफ एसेंट। ठीक है, हाइट ऑफ एसेंट फॉर ए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, अब सिंस आपको पता है हाइट ऑफ एसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2t cos थीटा c डिवाइडेड बाई r रो
जी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरेंज करने जा रहा हूँ टर्म्स को, ठीक है। अगर मैं ऊपर भी पाई आर से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी पाई आर से मल्टीप्लाई कर दूं पहले केस में, ठीक है, तो अपने को यहाँ से एक रिजल्ट मिल के आ रहा है, एच बराबर 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा सी डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर रो जी। सर तीनों ही क्रॉस सेक्शन के केस में लिक्विड तो सेम है, मतलब सर, और तीनों ही जो ट्यूब बने हैं वो सेम मेटेरियल से बने हैं, ग्लास से। तो सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट और डेंसिटी, ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जो हाइट ऑफ एसेंट है, ये क्या हाइट ऑफ एसेंट, ओके, जो हाइट ऑफ एसेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आगे, 2 पाई आर क्या होता है, पेरीमीटर, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हाइट ऑफ एसेंट क्या आ गया, पेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये आएगा फॉर एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये आया हाइट ऑफ एसेंट का फॉर्मूला। तो अगर कंपैरिजन करना हो तो यहां से निकालो, ठीक है, क्योंकि ये पूरा टर्म टी cos थीटा सी अपॉन में रो जी, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, पेरीमीटर अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फॉर एनी सर्कुलर, सॉरी, फॉर एनी क्रॉस सेक्शन, फॉर एनी गिवन क्रॉस सेक्शन, जो हाइट ऑफ एसेंट है इन कैपिलरी टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आई, चलो नोट डाउन करो। 6 देखेंगे आप लोग। तो पेज नंबर, सॉरी, मॉड्यूल नंबर 3, पेज नंबर 85, आर्काइव क्वेश्चन, आर्काइव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 3, these questions should be written in your notebook, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है the wettability of a surface by a liquid depends primarily on, wettability किस बात पर निर्भर करती थी, एंगल ऑफ कांटेक्ट और नेचर ऑफ सरफेसिंग कांटेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 6, water rises to a height h in capillary tube if the length of capillary tube above the surface of water is made less than h, ठीक है। मतलब जो कैपिलरी ट्यूब है वो इनसफिशिएंट हाइट का है क्या, समझ आ रही है, क्या बोला है, वाटर राइज टू हाइट h, कोई एक कैपिलरी ट्यूब लो, तुम्हारे पास सफिशिएंट हाइट है, ठीक है, उस कैपिलरी ट्यूब में वाटर कितनी हाइट तक राइज हो रहा है, h। अब तुमने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब की हाइट जो है वो h से भी कम कर दी, जो राइज ऑफ वाटर था उससे भी कम कर दिया, तो क्या कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट हाइट का हो गया क्या। तो अब जो उसमें लिक्विड राइज हो रहा है क्या वो ओवरफ्लो करेगा या पूरा टॉप तक राइज हो, क्या होगा, ठीक है, वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, ये तो नहीं होगा, राइज तो होगा भाई साहब। वाटर राइजेस अप टू द टिप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग लाइक ए फाउंटेन, नहीं, ओवरफ्लो नहीं करेगा। वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, 3 लिक्विड ऑफ डेंसिटीज ρ1 ρ2 एंड ρ3 और दिया हुआ है ρ1 is greater than ρ2 is greater than ρ3 having the same value of surface tension। तीनों ही लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन क्या है, सेम। सर सरफेस टेंशन तीनों ही लिक्विड के लिए T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T सेम है, मान लो T है, तीनों ही बराबर है। वो बोला राइज टू द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, सेम हाइट तक भी राइज कर रहा है, हाइट ऑफ एसेंट तीनों के लिए भी सेम है h।
इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, क्या लिखा है, आइडेंटिकल कैपिलरीज, द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है, ओके। चलो, तो भाई साहब बताओ पहले H बराबर क्या होता है, 2t cos थीटा c बाई r रो g। क्या क्या बोला सर, 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, आइडेंटिकल कैपिलरीज हो गए मतलब तीनों ही कैपिलरी की रेडियस क्या है, सेम है सर, सर सेम रेडियस है, ओके। बस आइडेंटिकल कैपिलरीज है ना, ये बात सुनना आ रही है ना। आज स्कूटी तो गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तीनों ही कैपिलरी आइडेंटिकल है, तो तीनों ही कैपिलरी का रेडियस क्या हो सर, आर भी सेम, एच भी सेम, टी भी सेम। तो भाई साहब एंगल ऑफ कांटेक्ट कॉस जी, तो सर टू और जी तो कांस्टेंट है ही सर, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा सी, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा सी। अब अगर डेंसिटी ज्यादा तो कॉस थीटा सी की वैल्यू, अगर कॉस थीटा सी ज्यादा तो थीटा सी कम। ये क्या बोल दिए सर, ये क्या बोला है सर, कुछ तो आप बोलते हो सर, अच्छा लगता है सुनने में लेकिन मामला गड़बड़ हो जाता है। सर कॉस थीटा सी की वैल्यू ज्यादा तो थीटा सी की वैल्यू, ये क्या हुआ अभी समझते हैं, ठीक। देखो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/, इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा 0.865 ऐसा कुछ क्या आता है, ठीक है, या 6। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 0.707, ठीक है, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, रेशनलाइजेशन करो ना, तो नीचे 2, √2 की वैल्यू 1.414, 1.414 डिवाइडेड बाय 2 0.707। समझ में, नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, रेशनलाइजेशन करो, क्या ऊपर √2 डिवाइडेड बाय 2, √2 की वैल्यू क्या आती है 1.414 डिवाइडेड बाय 2, कट करो सर, 1 तो 2 से छोटा है तो क्या हो, जीरो लगाओ पॉइंट, ओके 70, वही तो लिखा था, यस सर वही लिखा था आपने, बिल्कुल सर। cos 60 डिग्री 1/2 क्या आएगा 0.5, cos 90 डिग्री 0, ठीक है, जा रहे हैं, परेशान मत करो। जैसे जैसे आप एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हो 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वैसे वैसे ओवरऑल वैल्यू कम हो रही क्या सर, एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हो और ओवरऑल वैल्यू 1 थी 0.8 हो गई और कम हो गई और कम, ये ओवरऑल वैल्यू है ना कॉस की, ये cos 0 डिग्री की ओवरऑल वैल्यू 1, cos 30 डिग्री वैल्यू ओवरऑल वैल्यू 0.866, cos 45 डिग्री की वैल्यू ओवरऑल वैल्यू 0.707। सर जैसे cos की वैल्यू कम हो रही है और थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, यही बोल रहा था, मतलब सर ये कब बढ़ेगा जब cos थीटा सी बढ़ेगा, ये पूरा टर्म बढ़ेगा ना, cos थीटा सी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब सर डेंसिटी और एंगल ऑफ कांटेक्ट में क्या है इनवर्स रिलेशन, क्या है सोचो, cos थीटा सी कब बढ़ेगा जब थीटा सी कम होगा, तो डेंसिटी और थीटा सी में क्या है इनवर्स रिलेशन, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम, सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी है तो थीटा 1 सबसे कम, फिर थीटा 2, फिर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल गया सर, कंक्लूजन यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, कहां पे लिख दूं सर, कहीं तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलो यहां लिख देता हूं, ओके। सिंस रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा सी, तो सर रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3, तो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, तो कौन सा ऑप्शन है सर, सर ऐसे दो ऑप्शन है, दो, क्या कभी एंगल ऑफ कांटेक्ट π/2 से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है ना भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता, फिर कौन सा लेंगे π/2 से ज्यादा और पाई से कम, π/2 से ज्यादा तो नहीं करेंगे भाई साहब, ठीक है,
क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी है ना वेट ना हो रहे हो। ओके, हाँ क्या हुआ? क्योंकि जब कुछ नहीं दिया हो तो हम ये मानते हैं तो लिक्विड क्या कर रहा है, सरफेस को वेट कर रहा है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन ले लोगे? सेकंड, जीरो से ज्यादा पाई बाय 2 से कम। ओके, ठीक। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा सर? थीटा 3 इज लेस देन पाई बाय 2 एंड ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि जब कुछ नहीं दिया था तो हम ये मानते हैं कि वो लिक्विड क्या है, सरफेस को वेट कर रहा है। ओके, चलो, ये नीट 2016 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर, ये कौन था, 8, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखो, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of water in capillary tube is 5 ग्राम, 5 ग्राम। एक कैपिलरी ट्यूब है, उसको वाटर में आपने डिप किया, उस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस क्या है r, और उसमें जो वाटर राइज होता है उसकी हाइट क्या है h। तो जो मास उसमें राइज हुआ कितना है, 5 ग्राम। अगर मैं कैपिलरी ट्यूब, another capillary tube of 2r is immersed in the water, अब दूसरा कैपिलरी ट्यूब हमने लिया जिसकी रेडियस क्या दोगुना है क्या पहले वाले की, तो आपको पता है तो उसमें कितना मास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको पढ़ा रखा हूं, मास ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। अगर रेडियस दोगुना किया तो मास भी दोगुना हो जाएगा। तो मास जो आएगा कितना आएगा, 10 ग्राम। कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन, नीट 2022 में आया था, नीट 2016 की क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ओके, तो 4 क्वेश्चन हो गए, ये चारों ही क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए। चलो आज के लिए तो आप लोग कोशिश किया करो कि नोटबुक को ले आया करो, ठीक है। नोटबुक बोले तो मॉड्यूल। ओके, ये आप लोगों की केयरलेसनेस दिखाती है भाई सब, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने राइज इन कैपिलरी ट्यूब पढ़ा था, ठीक है। ओके, और मैंने आप लोगों को बोला था कि सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए, तो सभी लोग लिखा हुआ है। और शान लो जरूर, ये पाई बाय 2 से कम और 0 से बड़ा क्यों समझ में आया था? क्यों? नहीं 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 नहीं, ये तो सही है, लेकिन ऐसे दो ऑप्शन थे ना अपने पास। तो पाई बाय 2 से कम और 0 से बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि राइज हो रहा था। राइज जब होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, तो पाई बाय 2 से छोटा एंगल जो भी होगा वो सब क्या होगा, एक्यूट। समझेगा? ओके, चल कल देखो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, ये रिलेशन आए थे क्या, और ऐसा क्यों आया था? कैपिलरी ट्यूब फॉर अ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर अपॉन में एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये बातें पढ़ ली थी हमने। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर अ डिफरेंट कैपिलरी ट्यूब, जो राइज इन कैपिलरी ट्यूब था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब था क्या, और जो मास उसमें राइज हो रहा था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ओके, और बताओ, और कुछ बोला था, पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों में राइज होता है वो दोनों का ही सेम था, और बोथ कैपिलरी ट्यूब पोटेंशियल एनर्जी सेम। ओके, ठीक है। तो आज हम कुछ लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो देखिए अभी कुछ ये क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आयशा? नहीं दिखाई दे रहा है, आ जाओ। देखो, द अमाउंट ऑफ from a soap solution is nearly, from a soap solution is nearly, ठीक है। अब अपने पास सोप सोल्यूशन था, उससे अपने को क्या बनाना है, सोप बबल, ठीक है। तो कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, तो लेट्स सी हाउ मच वर्क शुड बी डन। सोचो, तो भाई साहब सोप सोल्यूशन है ना, अभी बबल बना नहीं है, बबल बनाना है जिसकी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। अभी अपने पास सर कोई भी बबल नहीं था, मान इनिशियली एरिया इनिशियली क्या है, 0। ओके, अब मुझे उसमें एयर फ्लो करके मुझे क्या बनाना है,
सोप बबल, ठीक है। आपने एक सोप बबल बनाया जिसका रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, ओके। जिसका रेडियस क्या है भाई साहब 2 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है, ओके। अब इनिशियल एरिया 0, फाइनल एरिया क्या लिखोगे, फाइनल एरिया 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई, आर की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करोगे मीटर में, किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जो फाइनल एरिया आया वो क्या आया 2 का स्क्वायर 4, तो 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4। तो जो फाइनल एरिया है वो क्या है 16 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर और इनिशियल एरिया 0। अपने से पूछा वर्क डन कितना हुआ और सरफेस टेंशन ऑफ द सूप सॉल्यूशन क्या दिया 0.03 न्यूटन पर मीटर। तो अपने को दिया क्या सर एरिया फाइनल निकल गया, इनिशियल एरिया पता है और सर सरफेस टेंशन ही पता है गिवन। गिवन सरफेस टेंशन क्या 0.03 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा सर, आप लोग पढ़ते थे वर्क डन बराबर टी इंटू डेल्टा, ओके। हाँ लो वर्क डन बराबर टी इंटू डेल्टा, ठीक। चलो तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा बताओ। अच्छा यहाँ पे मैंने जो एरिया लिखा है सरफेस एरिया क्या वो सही एरिया है कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ क्यों, सोप सॉल्यूशन है, ठीक है। सोप सॉल्यूशन कितने नंबर ऑफ फ्री सरफेस होते हैं 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर अगर मैं डेल्टा ए लिखना चाहूँ यहाँ पे वर्क डन बराबर सरफेस टेंशन वैल्यू पुट करो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू डेल्टा ए। फाइनल एरिया क्या है सर 16 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 0 इंटू 2, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आया, सोप सॉल्यूशन है, दो फ्री सरफेस अपने पास, एक अंदर वाला भी और एक बाहर वाला भी, मल्टीप्लाई करो देखो कितना है सर 2 इंटू 10 टू 3 इंटू 65। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू क्या है ये 16 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो वर्क डन क्या है यहाँ पे 96 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या है यहाँ पे 6 जूल। अब 96 पाई को क्या लिख सकते हो सर पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 6 18 और 3 इंटू 9 27 और 29, तो 2 पॉइंट समथिंग का क्या है सर ये वैल्यू आएगी, ओके। तो वर्क डन जो आएगा यहाँ पे 3.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल, क्योंकि 3.14 को 96 मल्टीप्लाई करोगे तो 301 आएगा। 301 को मैं कैसे कैसे लिखते हैं 2 3.01 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर माइनस 6 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये समझ में आना कैसे है, तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो इसकी स्लाइड में आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ सोप बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। अगर सोप बबल एक्सपेंड होगा तो क्या होगा फरहान, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्यों, हाँ डेल्टा पी क्या जो एक्सेस प्रेशर होता है तो क्या होगा, कल तुम नहीं आते क्यों, वो पेपर कौन सा पेपर स्कूल कॉलेज का, कोई बात। चलो तो सोप बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर होता था फॉर सोप बबल वो क्या लिखते थे 4T बाई आर, ये तो लिखते थे एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल 4T बाई आर, टी सरफेस टेंशन आर रेडियस। अब बताओ
अब बताओ आप लोग, बोला सोप बबल एक्सपेंड हुआ, फूक मार के ऐसे बलून को फुलाता हूँ तो सोप बबल एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहे हो तो रेडियस बढ़ रही है सर, रेडियस बढ़ रही है तो एक्सेस पावर क्या होगा, इनसाइड द सोप बबल कम होगा, डिक्रीज होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट, चलो देखो नीट 2019 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़िए आप लोग क्या लिखा हुआ है। ए सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर, एक सोप बबल है जिसका रेडियस क्या है 1 मिलीमीटर, ओके। आइए आइए आइए, यही पास में रहे तो फिर भी ये हाल है, अच्छा कोई बात, चलो देखो, ए सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर, रेडियस क्या 1 मिलीमीटर इज ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग ए सरफेस टेंशन 2.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर, द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ गई, ठीक है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा तो परेशान करेगा ना, ज्यादा नहीं थोड़ा, ओके। तो द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट ए पॉइंट z naught below the free surface of water in a container taking g equal to 10 meter per second square, the ratio of water this the value of z naught, तो अपने से z naught की वैल्यू पूछा, ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, ए सोप बबल हैविंग रेड, एक सोप बबल है जिसका रेडियस क्या है 1 मिलीमीटर, और वो सोप बबल जिस सोप सॉल्यूशन से बनाया गया है वो सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कितना है 2.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर, ओके। अब तुमको सरफेस टेंशन पता चल गया, सोप बबल की रेडियस पता है, तो क्या एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल नहीं निकाल पाओगे 4T by R, ठीक पता है, पता है, तो जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल आ रहा है 4T by R, वो एग्जैक्ट प्रेशर कहां पे है, दैट एग्जैक्ट प्रेशर इज z नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, वाटर से z नॉट बिलो सेम प्रेशर है जो सोप बबल के अंदर है, तो अपने से z नॉट की वैल्यू पूछा, समझ में बात, समझ में बात, चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो बातें करते हुए नहीं दिखनी चाहिए आप लोग, एक सोप बबल है मान, ठीक है, सोप बबल के बाद दो फ्री सरफेस होता था, ठीक है, सोप बबल के पास दो फ्री सरफेस होता था, सोप बबल के पास दो फ्री सरफेस, ये इसके अंदर क्या होता था सोप सॉल्यूशन, अब इस सोप सॉल्यूशन के जो सोप बबल है और इसकी रेडियस क्या दे रखी है सोप बबल की, कितना दिया है 1 मिलीमीटर, ओके 1 मिलीमीटर, ये रेडियस ऑफ द सोप बबल है, और जिस सोप सॉल्यूशन से ये सोप बबल बना है उस सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन क्या था 2.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर, ओके। तो इस सोप, हाँ ठीक है, तो तुम उठो वहां से, आगे आओ, उठो बता रहे, आ जाओ अंदर चलो, हाँ? नहीं नहीं यहाँ पे आओ, उठो वहां से, चलो अंदर, अपने मन की करते रहते अंदर, हाँ अंदर, चलो बैठ, तो सरफेस टेंशन जिस सोप सॉल्यूशन बना गया 2.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर, अब इस सोप सॉल्यूशन सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है, बोले तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, क्या लिखते थे इन प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, यही तो एक्सेस प्रेशर होता था, आउटसाइड कुछ प्रेशर होगा और इनसाइड कुछ प्रेशर रहा होगा, ठीक है, आउटसाइड प्रेशर फिर इनसाइड प्रेशर, इनसाइड कितना ज्यादा प्रेशर है उसी को हम बोलते थे एक्सेस प्रेशर, कितना ज्यादा निकालेंगे आउटसाइड प्रेशर को माइनस कर दो तो इनसाइड वाला, इनसाइड कितना एक्सेस प्रेशर को पता चल जाता था,
और ये कितना आता था 4T/R। अब ये जो एक्सेस प्रेशर है वो वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्सेस प्रेशर। फोर टी कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई आर। आर कितना 1 मिलीमीटर। बताओ मिलीमीटर मीटर कन्वर्ट कैसे करेंगे, जिससे पूछा जाए वो बताएगा। क्यों, ये क्लास 5th में पढ़ाया जाता है, यहाँ नहीं। हाँ, तब से नहीं पढ़े थे अब तक, और तुमको आईआईटी में जाना है, ऐसे जाओगे। अगर ऐसे जाना होता तो यहाँ जितने लोग बैठे ना सब कैपेबल हैं आईआईटी में जाने के, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलना है कि सर पढ़े नहीं, तभी भी नहीं पढ़े, फिर भूल जाओ, फिर आना बंद कर दो क्लास को, कुछ और देखो, कुछ और देखो, ठीक है। इस कंपटीशन फील्ड से बाहर निकल जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो जो आउटसाइड एक्सेस प्रेशर है कितना आएगा, सिंपलीफाई करो। सॉरी, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल कितना आया 4 इंटू 2.5 10, ठीक है। 10 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, ठीक। आपको ऐसा नहीं सोचना है सर हमें डिमोटिवेट करना है, सर आपको आईना दिखा रहे हैं। If you don't know how to convert millimeter into meter, then you are not a suitable candidate for the IIT examination, okay? नहीं हुआ, भूल जाओ, आईआईटी छोड़ो, सीटी के लायक नहीं हूँ, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, सीटी के लायक नहीं हूँ, ठीक है ना। पर ऐसा मत सोचना सर आपको ऐसे डिमोटिवेट कर रहे हैं। आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपका एक्ट है, उस बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ, और इसको चेंज कर सकते हो सिंसियर होके। ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए जिनको कार्बन की वैलेंसी तक नहीं आती थी, और उन्होंने टॉप रैंक दिया नीट में। तो ऐसा मत सोचना तुम नहीं करोगे। हाँ, जब से तुम सीखना शुरू करोगे, सीखो ना, पहले एफर्ट तो लगाओ आप। 10 इंटू 10⁻⁻², 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻3। ये समझ में माइनस क्यों हो गया, क्योंकि 1 प्लस -2 -1 बचेगा। अब -3 ऊपर लेके जाओ तो 10⁻²। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल क्या है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एक्सेस प्रेशर या 100 पास्कल। अब ये जो एक्सेस प्रेशर है, एग्जैक्ट प्रेशर वाटर सरफेस से जेड नॉट बिलो है, जेड नॉट बिलो द वाटर सरफेस, वो एग्जैक्ट प्रेशर है, ओके। तो जेड नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल चलो बनाते हैं, वाटर सरफेस से मान लो ये वाटर का टॉप सरफेस, दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ वाटर। टॉप सरफेस है, अब टॉप सरफेस से जेड नॉट डेप्थ में, ठीक, मान लो यहाँ पे वो डेप्थ यहाँ है, मान लो, ठीक। ये वो पॉइंट है जो टॉप सरफेस पे कितना नीचे, टॉप सरफेस से कितना है जेड नॉट, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल के बराबर था। सोचो, अब जो ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी क्या लिखोगे, रो डब्ल्यू, जेड नॉट डेप्थ नीचे। तो जो प्रेशर यहाँ पे आता था वो क्या लिखते थे, बताओ। ठीक, तो मान लो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको नेग्लेक्ट करूं, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेस जैसे जैसे डेप्थ में जाते थे प्रेशर इंक्रीज करता चला गया। तो यहाँ प्रेशर क्या आएगा, प्रेशर एट पॉइंट पी, मान लो पॉइंट पी है, प्रेशर एट पॉइंट पी या ई, प्रेशर एट पॉइंट पी या ई, ये क्या आएगा, रो जी एच। एच कितना है, जेड नॉट, रो जी जेड नॉट। और ये जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल के बराबर है, सिंस क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है पी ए बराबर कितना 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बोल रहा है। लिखो यहाँ 100 बराबर डेंसिटी ऑफ द वाटर 10⁻³ जी की वैल्यू 10 इंटू जेड नॉट। तो डिवाइड करो, जेड नॉट बराबर क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 10⁻⁴। सिंप्लीफाई करो क्या आएगा 10⁻⁻² मीटर।
या z नॉट क्या आ गया 100 सॉरी 1 सेंटीमीटर। देखो क्या आ रहा है सर। ओके चलो ये क्वेश्चन देखेंगे। A certain number of spherical drop of a liquid of radius r coalesce to form a single drop of radius capital R and volume V. ठीक है ओके। If T is the surface tension of the liquid then energy। तो सोचो क्या हो रहा है सर्टेन नंबर कुछ नंबर ऑफ छोटे ड्रॉप्स है ठीक है मान लो कुछ अपने पास ड्रॉप्स है और अपने को क्या बनाना था एक बिगर ड्रॉप ठीक है छोटे छोटे ड्रॉप को ले सो के क्या बनाएंगे हाँ बिगर ड्रॉप बनाएंगे ओके। तो जब बिगर ड्रॉप बनता था तो सरफेस एरिया कम आता था क्या ठीक है वो जो सरफेस एरिया कम हुआ या जो सरफेस एनर्जी में कमी आई वो कहां चली गई या तो सराउंडिंग में लॉस हुई होगी या तो ड्रॉप ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अगर ड्रॉप ने एब्जॉर्ब किया होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा। बात समझ आ रही है ठीक। तो मुझे बताना है वो एनर्जी कितना है इनमें से ये रिलेशन सिमिलर एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे एग्जाम में दिया था अंडर रूट 6 सिग्मा अपॉन रो ब्रैकेट 1 बाय a माइनस 1 बाय b ऐसा कुछ क्या था ठीक है 60 अपॉन रो ऐसा करके। तो इसको देखते हैं भाई साहब a certain number of spherical drop सॉल्व करेंगे। चलो देखो मान लो n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप अपने पास ऐसे खूब ना छोटे छोटे अपने पास ड्रॉप्स और सभी ड्रॉप्स की जो रेडियस है कितनी है बताओ स्मॉल आर ठीक है। अब ये कोलेस हुए मिले मिल के इन्होंने क्या बनाया बिगर ड्रॉप बनाया मिल के इन्होंने एक बिगर ड्रॉप बनाया। बिगर ड्रॉप की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इस बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम दे दिया इसने कितना कितना वॉल्यूम दिया है वी ओके समझ रहे कृष्ण ठीक। तो अपने से पूछ रहा है सरफेस एनर्जी कितनी है जो ये ड्रॉप है इनका जो सरफेस टेंशन है वो भी दिया हुआ है ठीक है सरफेस टेंशन क्या होगा टी ओके ये टी दिया हुआ है ये सारी बातें अपने क्वेश्चन में की गई। तो सरफेस एनर्जी पूछ रहा है अब तुमको पता है सरफेस एनर्जी बोले तो टी डेल्टा लिखते थे क्या ये दिया ठीक। तो सरफेस एनर्जी बराबर टी डेल्टा टी ये वर्क डन की तो बराबर है ठीक है। तो जो सरफेस एनर्जी है वो क्या है टी डेल्टा है। अब सिंस बताओ टी डेल्टा ही तो वर्क डन है यही तो वर्क डन लिखते थे हम लोग ओके। तो अपने को डेल्टा है चाहिए तो डेल्टा है कैसे निकालेंगे सर अब देखो एनर्जी बराबर या वर्क डन या एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे टी इंटू डेल्टा एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल ठीक है। अब आपको एक रिलेशन याद होगा क्या लिखते थे टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर ब्रैकेट में बताओ एन की पावर में 1/3 माइनस 1 ये आता था क्या सर एन की वैल्यू पता चल जाए तो काम ही हो जाए क्यों ठीक चलो एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सोचो एन नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप है तो इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम ये करते थे क्या जितना अपने पास इनिशियल वॉल्यूम है उतना ही अपने पास फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए। अब इनिशियल वॉल्यूम एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हुआ 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर ठीक छोटा ड्रॉप ऐसे अपने पास कितने ड्रॉप हैं एन बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर का होल 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल तो एन बराबर क्या था कैपिटल आर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का होल क्यूब या कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर का होल क्यूब ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा देखो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ ठीक है। जो वर्क डन या जो सरफेस एनर्जी आया इस प्रोसेस में
4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर का होल क्यूब की होल पावर 1/3 ओके माइनस 1 तो 3 से 3 कैंसल आउट। तो फर्दर इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर माइनस, लेकिन सर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन, वी टी ये सब दिया हुआ ना, तो कोई बात नहीं, बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सर 4/3 पाई आर क्यूब, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। तो वर्क डन बराबर अपने पास क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी ब्रैकेट में कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर माइनस। सर वॉल्यूम से रिप्लेस करना है, ये क्या सरफेस एरिया है क्या, इसको मुझे वॉल्यूम से रिप्लेस करना है। सर अगर मैं ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई बात नहीं, अगर मैं ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई नीचे भी आर से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यूब इंटू टी इंटू टी, और एक 3 बच जाएगा ना, ये 3 रह जाएगा, ओके, ये 3 रह गया, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू टी इंटू 3। अब जो नीचे आर था उस आर को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन में कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि आर जब ब्रैकेट के अंदर गया तो आर से आर कैंसिल, कोई बात नहीं, ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है, कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल, ये वाला आर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना, तो जो वर्क डन आया वो क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3t ब्रैकेट में 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई, और ये क्या लिखा है, वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या लिखा है, वॉल्यूम v, जो कि किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो W बराबर क्या आ गया, 3VT ब्रैकेट में 1/r माइनस 1 बाई कैपिटल आर, दिस इज द एनर्जी, ठीक है, ये अपना आंसर होगा। तो कौन सा आंसर लगाओगे, 3VT 1/r, ये सी ऑप्शन, ये रिलीज हुआ, ठीक है, इज रिलीज्ड।